जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं फिर भी बता देना चाहता हूं कि क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि उस चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि उसमें जो है हम बहुत ही अच्छे से समझाएं हर एक पॉइंट को, ठीक है। इसमें जो है रिवीजन है तो उसको रिवीजन की तरफ पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो देखिए, इसमें पढ़ाए थे उसमें कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई पदार्थ अकेले ही अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न गुण वाले, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई पदार्थ अकेले ही अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दो गो है तो दो, ये दो से अधिक है ना, दो गो एक ज्यादा है तो दो से अधिक। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई पदार्थ अकेले ही अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, यानी जो इधर है उसको और जो इधर है उसको क्या कहेंगे। तो इधर जो भाग ले रहा है, पहले क्या कर रहा है, ये भाग ले रहा है तभी ना नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं भाग लेने वाले, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। इसी का नाम होता है एक प्रतिकारक। इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको नाम बोलते हैं अभिकर्मक, ठीक है। अभिकर्मक, तीनों नाम याद रखिएगा क्योंकि आजकल के एग्जाम में कोई भी पूछ दे रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और प्राप्त होने वाले नए पदार्थ को, ठीक है, प्राप्त होने वाले नए पदार्थ को, जितना भी ये नया पदार्थ है उसको रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात प्राप्त नए पदार्थ को प्रतिफल या इसी को बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के गुण। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का जो गुण है वो निम्न है। पहला देखिए, अगर पहले का बात करें तो वो होता है गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति। उसके बाद होता है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। उसके बाद तीसरा होता है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। उसके बाद होता है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद होता है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, ठीक है। ये जो है रासायनिक अभिक्रिया के गुण है। देखिए, पहला गुण होता है गैस की उत्पत्ति, दूसरा ताप में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा अवस्था में परिवर्तन, 5 नंबर होता है अवक्षेप का बनना, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है तो देखिए, रासायनिक समीकरण में बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को और प्राप्त होने वाले प्रतिफलों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को और प्राप्त होने वाले प्रतिफलों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से, सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, ठीक है। अभिक्रिया का संक्षिप्त यानी छोटा, अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को और प्राप्त होने वाले प्रतिफलों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे में ले सकते हैं C+O2 बराबर CO2, एक और हो सकता है H2+O2 = H2O, ठीक है। अब देखिए, रासायनिक समीकरण का प्रकार का बात करें, क्योंकि रासायनिक समीकरण के बाद प्रकार पढ़ते हैं, तो रासायनिक समीकरण के प्रकार का बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो इसमें बोलते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। ठीक है, इसमें जो होगा दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होगा। ठीक है, वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिए, इधर एगो कार्बन है, इधर भी एगो कार्बन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2, यानी दोनों तरफ क्या है? बराबर है। अभिकारक में और प्रतिफल में दोनों तरफ बराबर है, तो उसको क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब बराबर नहीं होगा यानी असमान होगा तो उसको क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी बोलेंगे वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो या असमान हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया? असंतुलित। ये रासायनिक समीकरण के प्रकार था। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, यानी जो ये यहाँ पे असंतुलित है रासायनिक समीकरण उसको संतुलित क्यों करते हैं? तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2 + O2, ये बना रहा है H2O। तो देखिए, इसको अभी संतुलित देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ जो है 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, हमें 2 चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो गया। हाइड्रोजन 4 हो गया, तो उसके लिए हम 2 से यहाँ पे गुना कर देंगे तो ये भी हाइड्रोजन 4 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो देखिए क्या किए, इधर का जितना संख्या है, इधर 4 हाइड्रोजन हो गया ना, तो इधर भी 4, इधर 2 ऑक्सीजन, तो इसमें से ऐसे ही गुना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऐसे तिरछा गुना होता है। माने यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2, और यहाँ 2 दूना 4, ये हो जाएगा। तो 4 इधर हाइड्रोजन हो गया, 4 उधर, 2 इधर ऑक्सीजन, 2 इधर ऑक्सीजन, यानी क्या किया? दोनों तरफ के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर की है ना। अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या, वही प्रतिफल में उतना ही किए हैं। यानी दोनों तरफ के बराबर करने के लिए क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। यानी दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर दिखाने के लिए या समान दिखाने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, माने रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इस वीडियो में 3 को ही असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बता रहे हैं। ठीक है, और अच्छे से समझना होगा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला एक अलग से वीडियो बनाए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें बताते हैं। देखिए, पहले हम ये आपको बता देते हैं कि इसमें हमें करना क्या होता है या करना क्या नहीं है। ठीक है, पहले ये बता देते हैं कि हमें क्या नहीं करना है और उसके बाद बताएंगे क्या करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे संतुलित करना है ना, 2 हाइड्रोजन या 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यानी इधर 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखिए ऐसे नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे बीच में जैसे में मान कर चलते हैं कि कहीं पे हमें लाना होगा, जैसे यहाँ पर 2 है ना एल्युमिनियम, तो हम यहाँ पर 2 ऐसे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, न तो इसमें किसी भी अंक को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं होना चाहिए मतलब कि यहाँ पर जो है 1 क्लोरीन है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 क्लोरीन जोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से बताए हैं उसमें, अब जाके वहाँ से समझ लीजिएगा। यहाँ से हम नॉर्मली में तेजी में थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन है। तो अब हम इसको बराबर करने के लिए जानते हैं हमें क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, बस यहाँ पे अंक हम किसी भी अंक से गुना कर सकते हैं। ठीक है, हमें नॉर्मली अभी 2 ऑक्सीजन लाना है तो 2 से गुना किया, अगर 4 लाना होता तो 4 से गुना करते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसके लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये भी 4 हो गया। अब दोनों तरफ बराबर हो गया। ठीक है, पहले असंतुलित था, अब संतुलित हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम जो है 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन यानी H और Cl जो है 1 है, 1 है। यहाँ पर जो है Cl2 है, यानी Cl 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है।
तो हमें 2 को इधर करना है, इधर ज़्यादा है तो यहाँ 2 लगा देंगे तो ये भी संतुलित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से बात करें AlCl3 प्लस Ca इंटू OH होल ट्वाइस, यानी यहाँ पे एल्युमिनियम 1 गो है, क्लोरीन 3 गो है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि एल्युमिनियम 2 गो है। तो चलिए पहले इसको ही बराबर करते हैं, 3 को कर दिए, सॉरी 2 को कर दिए, मतलब यहाँ एल्युमिनियम जो है 2 को कर दिए, यानी ये तो एल्युमिनियम संतुलित हो गया। यहाँ पे एल्युमिनियम का अब कोई काम नहीं, लेकिन क्लोरीन जो है ये कितना हो गया, 3 दूना 6। अब इधर देख लेते हैं, इधर का हुआ है 3 दूना 6, इधर भी ठीक है क्लोरीन, लेकिन कैल्शियम जो है 3 गो है, तो हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं। तो कैल्शियम 3 गो हो गया, ये भी 3 गो हो गया। अब यहाँ पे OH जो है 2 गो था, 3 गो इधर आ गया, यानी गुना हो गया, 3 दूना 6 हो गया OH, और इधर 3 गो है, 2 इधर से था पहले से, यानी 3 दूना 6 ये हो गया है, ये भी, यानी अब ये दोनों तरफ क्या हो गया, अब संतुलित हो गया। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग को उतना क्लियर ये नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर जो बता रहे हैं ना, या जितने भी हम इसमें पढ़ा रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन से आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से हम बताएं, ये रिवीजन है तो रिवीजन को रिवीजन की तरह ही पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी मान लीजिए जिस प्रकार वो पढ़ाए हैं वैसे इसमें भी पढ़ाने लगूँ तो टाइम तो उतना ही किल होगा, तो क्या फ़ायदा है वो वाला बनाने का। ठीक है, डायरेक्ट यही नहीं बना देते, तो आप डायरेक्ट जाके प्ले लिस्ट में उससे देख लीजिएगा। ठीक है, वही कहे हूँ, जितना भी आपको समझना होगा ना, जिसमें डीपली ग्रहण करना होगा वो उसमें जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से ये हो गया रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के तरीके। ठीक है, या कैसे भी माने कैसे करते हैं ये हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला पढ़ते हैं संयोजन, संश्लेषण या योगशील अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए इसमें पढ़ते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, ठीक है, कैसा संयोग करेगा, परस्पर, ठीक है, परस्पर संयोग करके भिन्न भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे संयोजन, संश्लेषण या योगशील अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में C+O2 = CO2, ठीक है, संयोजन यानी उसका मतलब होता है जुड़ाव, यानी जिसमें भी तत्व जो होगा वो जुड़ेगा और नया पदार्थ का निर्माण करेगा, वो हमारा क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और उसके उल्टा होता है वियोजन, विघटन या अपघटन अभिक्रिया। मतलब देखिए इसमें संयोजन में जुड़ेगा और इसमें टूटेगा, तो बोल सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, यानी हम यहाँ पे CO2 लिख सकते हैं, ये क्या हो गया है, एक यौगिक बन गया है, यानी हम लोग को पता है कि तत्व से ही यौगिक बनता है, यहाँ 2 गो तत्व से एक यौगिक बन गया है, तो अब इसमें क्या करेंगे, किसी यौगिक को लेकर तोड़कर तत्व बना देंगे। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर 2 छोटे छोटे या 2 से अधिक अणुओं का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन, विघटन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं एकल विस्थापन या उभय विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें पढ़ते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए Fe+CuSO4, यहाँ जो है Fe Cu से अधिक क्रियाशील होने के कारण, यानी कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद जो है फेरस सल्फेट बना लेता है, यानी कॉपर के स्थान पे ये खुद चला जाता है। ठीक है, एक जगह विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं, उसे एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन यानी इसमें क्या होगा, 2 जगह विस्थापन होगा। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं। ठीक है, आयनों का इसमें लिख देते हैं विनिमय, अपने आयनों का विनिमय करते हैं, उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए अगर बात करें तो इसमें हम ले सकते हैं NaCl प्लस AgNO3। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे जो है Na वो NO3 से और Cl जो है Ag से। ठीक है, यानी
Ag के स्थान पे Na आ जाता है। अब Ag के स्थान पे Na आएगा तो क्या बनाएगा, NaNO3 बनाएगा ना। Ag के स्थान पे Na को ला देंगे तो NaNO3 हो जाएगा। और अगर Ag के स्थान यहाँ पे Ag को Na के स्थान पे भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, AgCl होगा ना, यानी ये बना लेता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो जगह विस्थापन हो रहा है ना। अगर बात करें ऐसे, देखिएगा यहाँ आपस में विस्थापन हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है, सोडियम जो है इसके जगह पे आ रहा है और ये Ag जो है यानी चांदी जो है सोडियम की जगह जा रहा है। दो जगह विस्थापन हो रहा है तो ये क्या हो गया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखिए इसमें पढ़ते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से बाहर निकल जाता है। इसमें जो होगा प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से बाहर निकलेगा, ठीक है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात या जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से बाहर निकल जाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में जो इसके पहले द्वितीय विस्थापन में लिए थे ना, सेम वही होगा। जैसे में चाहेंगे तो यहाँ पर जो है हम लोग लिख सकते हैं AgNO3 प्लस NaCl। यहाँ जो है Ag जो है Na की जगह पे आ जाएगा और Na जो है Ag की जगह पे, ये बना लेगा AgCl प्लस उसके बाद बन जाएगा NaNO3। यानी Ag जो है यहाँ पे Ag जो है विलयन से ठोस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें पढ़ते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु के सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर जमा हो जाते हैं उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर जमा हो जाते हैं उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें पढ़ते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होते हैं, ठीक है। ये जो होगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। इसमें बोलेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में मेथेन की अभिक्रिया जो है 8 गो क्लोरीन से करा देंगे, यानी 4 गो क्लोरीन गैस के साथ करा देंगे, यानी अगर इसमें गुना करेंगे तो 8 गो क्लोरीन हो जाएगा। तो देखिए अगर इससे कराएंगे तो पहले तो 4 गो जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा यानी HCl। अब यहाँ पे क्या होगा, CCl4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए अम्ल का जो पहचान होता है या सूत्र होता है वो होता है HCl, भस्म का होता है NaOH, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, Na जो है Cl के साथ और H जो है OH के साथ। Na जो है Cl से अभिक्रिया करेगा यानी Na जो है Cl के साथ जुड़ेगा तो ये बना लेगा NaCl जिसको लवण के नाम से जानते हैं, और OH जो है H से जुड़ेगा यानी 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है तो जल बना लेगा, लवण और जल, ठीक है। इसी में कहते हैं कि वैसा वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वैसा नहीं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो देखिए ये क्या होता है, इसमें पढ़ते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए ऑक्सीजन का संयोग, ठीक है, या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन का या तो संयोग होगा और नहीं तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, ठीक है, निष्कासन, इसी को ह्रास भी बोलते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए C+O2 ये बना लेगा CO2। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है जुड़ रहा है ना, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद पढ़ते हैं अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। तो सेम उसका उल्टा हो जाता है।
इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और हाइड्रोजन का निष्कासन, तो इसमें जो होगा हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का जो है निष्कासन होगा। ठीक है, निष्कासन या ह्रास भी बोल सकते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे अवकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए हाइड्रोजन का संयोग यानी H+Cl, ठीक है, ये बना लेगा क्या HCl, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है ना, ये हो गया अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें पढ़ते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ साथ साथ का मतलब क्या, ऑक्सीजन का भी संयोग होगा और हाइड्रोजन का भी, नहीं तो ऑक्सीजन भी निकलेगा और हाइड्रोजन भी निकलेगा। तो देखिए अगर H2+O2 लिखें तो ये दोनों मिलकर बना लेगा जल H2O। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का भी संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन का हो रहा है ना, और ये जिसमें होगा वो कहलाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें पढ़ते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसमें से जो है ऊष्मा बाहर निकलेगा। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए यही ले लेते हैं C+O2, ये बना लेगा CO2 और प्लस में हो जाएगा ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा ये हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया। तो इसमें होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको संपन्न होने के लिए ऊष्मा चाहिए। ठीक है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में इसी को ले लेते हैं C+O2, यहाँ जो है ऊष्मा रहेगा। ठीक है, तो अब ये जाकर बनाएगा CO2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं C+O2, तीर के निशान जो है ना यहाँ पे हम उसमें दिखा सकते हैं, तब ये बना लेगा CO2। ठीक है, ये था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, 13 को होता है और 13 जो है 13 का 13 ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इसके लिए जो है ना रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उसके लिए पर्सनली हम बनाए हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से 3 पार्ट बनाए हैं। उसको आप आराम से जाकर एकदम शांत मन से उसको देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से वो समझ में आएगा। ठीक है, अगर वो वीडियो देख लिए होंगे तो आपको इसमें तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं। इसके बाद जो है वो है दहन। ठीक है, देखिए दहन क्या होता है। दहन में बोलते हैं कि दहन वह प्रक्रिया है। ठीक है, दहन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रकाश तथा ऊष्मा। दहन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये हो गया। दहन क्या है, तो दहन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं दहन के लिए आवश्यक शर्त। तो देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्त जो है 3 है। पहला होता है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा होता है दहन के पोषक तत्वों की प्राप्ति, तीसरा होता है ज्वलन या प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी दहनशील पदार्थ। तो दहनशील पदार्थ क्या होता है, तो इसमें बोलते हैं कि वह पदार्थ जो आसानी से जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। वह पदार्थ जो आसानी से जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है, जैसे में अगर बात करें तो कागज हो सकता है, उसके बाद कोयला हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, ऐसे ही बहुत सारा चीज हो सकता है। ठीक है, जो आसानी से जल सके। उसके बाद पढ़ते हैं दहन के पोषक तत्वों की प्राप्ति। तो इसमें बोलते हैं कि दहन के लिए, ठीक है, दहन के लिए दहनशील पदार्थ का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि वहाँ हवा का होना भी आवश्यक है। ठीक है, दहन के लिए दहनशील पदार्थ का होना भी आवश्यक नहीं है, बल्कि वहाँ किसका, हवा का होना भी आवश्यक है। ठीक है, और दहन के जो पोषक तत्व हैं वो है 3 होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, दहन के पोषक तत्व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं ज्वलन या प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। तो इसमें पढ़ते हैं वह न्यूनतम ताप। ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, वह न्यूनतम ताप यानी कम से कम ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन या प्रज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद पढ़ते हैं ज्वाला। देखिए ज्वाला क्या है, तो इसमें बोलते हैं कि किसी भी पदार्थ के जलने पर, ठीक है, किसी भी पदार्थ के जलने पर बनने वाला पीला क्षेत्र, किसी भी पदार्थ के जलने पर बनने वाला पीला क्षेत्र ज्वाला कहलाता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो जलेगा और जब जलने के पश्चात पीला क्षेत्र बनाएगा वो ज्वाला कहलाएगा। ठीक है, किसी भी पदार्थ के जलने पर बनने वाला पीला क्षेत्र ज्वाला कहलाता है। इस मोमबत्ती को देखिए, इसी से हम इसका प्रकार समझेंगे। ठीक है, ज्वाला का जो प्रकार होता है 3 होता है, तो इस मोमबत्ती के माध्यम से उसका प्रकार समझ लेंगे। ठीक है, देखिए जो बाहर होता है ना, जब जलता है और ये सबसे बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं अदेदीप्यमान मंडल। ठीक है, अदेदीप्यमान मंडल, इसी को बोलते हैं अप्रकाशमान मंडल, इसी को ही बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। ठीक है, अदेदीप्यमान मंडल, इसी का दूसरा नाम है अप्रकाशमान मंडल और उसी को अप्रकाशहीन कहते हैं। ठीक है, और ये जो बीच वाला भाग होता है इसको बोलते हैं देदीप्यमान मंडल। ठीक है, देदीप्यमान मंडल, और इसको, इस वाले भाग को कहते हैं केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल। ठीक है, अदेदीप्यमान मंडल, देदीप्यमान मंडल और केंद्रीय मंडल। देदीप्यमान को प्रकाशमान मंडल भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार होता है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, ज्वाला के 3 प्रकार होते हैं। अब जान लेते हैं अदेदीप्यमान मंडल क्या है। तो देखिए, अगर मोमबत्ती को ज्वाला मानकर चल रहे हैं तो ये सबसे बाहर है ना, सबसे बाहरी भाग है, तो बोलते हैं कि ज्वाला के सबसे बाहतम भाग को, बाहतम भाग को अदेदीप्यमान मंडल कहते हैं। ठीक है, ज्वाला के सबसे बाहतम भाग को अदेदीप्यमान मंडल कहते हैं। अब देखिए बाहर है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो भी हवाएं आएंगी, जो भी, वो क्या होगा, इसको सबसे अधिक मिलेगा, यानी ऑक्सीजन का बात करें तो, क्योंकि दहन तो ऑक्सीजन में ही होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन दहन के पोषक तत्व हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त जब उपस्थिति होगी ना, अगर बात करें तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन का पर्याप्त उपस्थिति होगी। तो पर्याप्त उपस्थिति के कारण देखिए, जब पर्याप्त मिलेगा तो यहाँ पे जो होगा ना पूर्ण दहन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति के कारण यहाँ पूर्ण दहन होता है। और जब पूरा तरह से ये जलेगा तो जाहिर सी बात है कि ये कैसा भाग होगा, गर्म भाग होगा, यानी सबसे गर्म होगा। उसके बाद इसका कलर का बात करें, ये किस कलर का होता है, तो देखिएगा ये किस कलर का है, इसी कलर का होता है, यानी काला। ठीक है, ये काला कलर का होता है। उसके बाद बात करें देदीप्यमान मंडल का, तो देखिएगा यहाँ ये क्या है, देदीप्यमान यानी अदेदीप्यमान और केंद्रीय मंडल के मध्य भाग में है ना, ये दोनों के बीच में है, तो इसको बोलते हैं मध्य भाग। ठीक है, तो अदेदीप्यमान मंडल और केंद्रीय मंडल के मध्य भाग को, मध्य भाग को, ठीक है, अदेदीप्यमान मंडल और केंद्रीय मंडल के मध्य भाग को देदीप्यमान मंडल कहते हैं। अब यहाँ बात करें तो देखिए ये बीच में है, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में मिलेगा, बोल सकते हैं कि न भी मिले, तो बोल सकते हैं ना कि यहाँ ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति के कारण अपूर्ण दहन होता है। ठीक है, जहाँ भी अपूर्ण दहन होगा जाहिर सी बात है कि वो भाग जो होगा गर्म नहीं होगा, यहाँ जो है कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो ये थोड़ा थोड़ा गर्म होगा। ठीक है, और प्रकाश जो है ना इसी भाग से निकलता है और इसका कलर जो है वो होता है पीला। ठीक है, ये जो है पीला कलर का होता है, और जहाँ भी पीला कलर का होगा उससे प्रकाश निकलेगा। ठीक है, यानी हमारा ये भी हो सकता है कि ज्वाला के किस भाग से प्रकाश निकलता है, तो अदेदीप्यमान मंडल से। ठीक है, यहीं से। उसके बाद आता है केंद्रीय मंडल, तो बोलते हैं देखिए अब ये भाग इधर से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ज्वाला के सबसे बीच में है, तो इसको बोलेंगे कि ज्वाला के मध्य भाग को। ठीक है, ज्वाला के मध्य भाग को केंद्रीय मंडल कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तो पूरा बीच में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, यानी अपर्याप्त उपस्थिति के कारण, अपर्याप्त उपस्थिति के कारण यहाँ भी क्या सा दहन होगा, अपूर्ण दहन होगा। ठीक है, अपूर्ण दहन होता है। और देखिएगा जहाँ ये सबसे बीच में है ना, तो यहाँ पे तो साफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यानी यही कारण है, अपूर्ण दहन भी होता है, तो यही कारण है कि ये सबसे ठंडा भाग होता है। ठीक है, ठंडा भाग। और इसका रंग का बात करें तो ये नीला कलर का होता है। ठीक है, ये ज्वाला और ज्वाला का प्रकार था। अब पढ़ते हैं एलपीजी। देखिए एलपीजी क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में
यानी जो छोटा छोटा भाग बनाए ना टॉपिक बाई टॉपिक, उसमें एलपीजी के बारे में केवल एक वीडियो बनाए हैं, वहाँ आप जाकर इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिवीजन के टाइप का पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी। एलपीजी का जो अगर सूत्र बोलें तो इसका होता है एल फॉर लिक्विड, पी फॉर पेट्रोलियम और जी फॉर गैस। ठीक है, तो यानी एलपीजी का होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगर हिंदी में बोलें तो द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसको द्रवीभूत भी बोल सकते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। खैर इस छोड़िए, आखिर माने ये होता कैसे है, माने बनता कैसे, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए एलपीजी को हम क्या कर सकते हैं, एथेन, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, और ब्यूटेन, इन तीनों गैस को लेकर मिलाएंगे ना और उस पर दाब देंगे तो एलपीजी तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी बोलते हैं कि एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होता है। इस मिश्रण का दाब बढ़ाने पर यह द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इन तीनों का मिश्रण लेकर इस पे दाब बढ़ाइएगा ना तो ये द्रव रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, किसमें, द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये हम द्रव लिखे हैं, द्रव। ठीक है, द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यही कारण है कि इसको एलपीजी या द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ठीक है, और यह जो है ना एलपीजी, यह एक उत्तम ईंधन है, यानी ये जलेगा ना तो उतना गैस माने हानिकारक जो गैस होता है ना, जो हमारे लिए नुकसान होता है, नुकसान पहुंचाने वाला होता है, वो ये नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत कम मात्रा में माने धुआं जो जिसको बोलते हैं ना वो मुक्त करता है। ठीक है, बोल सकते हैं 9 मात्रा के बराबर। तो इसीलिए बोलते हैं कि यह जो है एक उत्तम ईंधन है और इसका उपयोग जो है हम अपने घरों में खाना बनाने में करते हैं। यह जो है एक उत्तम ईंधन है। ठीक है, उत्तम ईंधन, यही कारण है कि इसका उपयोग हम अपने घरों में खाना बनाने में करते हैं। ठीक है, खाना बनाने में, खाने लिख दिए थे, खाना बनाने में। ठीक है, यही कारण है कि इसका उपयोग हम क्या करते हैं, खाना बनाने में यानी खाना पकाने में करते हैं। अब देखिए एलपीजी जो महकता है ना, इतना बदबूदार महकता है, तो उसका रियल गंध नहीं है। ठीक है, ये अगर एलपीजी का बात करें तो ये गंधहीन होता है। इसको बदबूदार बनाने के लिए, ताकि कहीं पे लीकेज हो तो हमको आसानी से पता चल जाए, उसके लिए इसमें एथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, एथिल मार्केप्टन। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है मार्केप्टन का वो होता है C2H5SH। ठीक है, ये होता है C2H5SH, ये होता है एथिल मार्केप्टन का। ठीक है, यही मिलाने का कारण है कि जो गैस होता है एलपीजी वो बदबूदार बन जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं संक्षारण। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं संक्षारण। ठीक है, तो देखिए संक्षारण क्या है, तो बोलते हैं संक्षारण वह प्रक्रिया है, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है, अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है, यानी जो बेकार पदार्थ नहीं होता है जिसको जंग कहते हैं, उस पदार्थ का निर्माण करता है ये। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, तो देखिए विकृत गंधिता क्या होता है, तो इसमें पढ़ते हैं कि वसा तथा तेल से बने, वसा तथा तेल से बने, ठीक है, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन यानी ऑक्सीकरण। ठीक है, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन के क्रिया के कारण अरुचिकर गंध तथा स्वाद का उत्पन्न होना। ठीक है, गंध तथा स्वाद, गंध तथा स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वसा और तेल से जो भी पदार्थ बनता है, अगर उसको हम कुछ देर के लिए छोड़ दें खुली अवस्था में, कुछ देर नहीं माने उसका एक लिमिट होता है ना कि 12 घंटा के रेंज में हम लोग रखते हैं, उसके बाद उसको बासी बोलते हैं। तो उसके बाद अगर 12 घंटा के बाद हम लोग छोड़ देते हैं ना, कुछ ऐसा समय आ जाता है उस क्या होता है, वो एक विशेष माने
विशेष प्रकार का गंध निकलने लगता है, बहुत ही बदबूदार निकलने लगता है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन के क्रिया के कारण अरुचिकर गंध तथा स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम धातु जो होता है ना अत्यंत क्रियाशील होता है। ठीक है, अत्यंत क्रियाशील और ज्वलनशील भी होता है। ठीक है, सोडियम धातु अत्यंत क्रियाशील एवं ज्वलनशील। ज्वलनशील का मतलब जो कम से कम ताप पे, अभी ज्वाला में पढ़े थे ना, वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन या प्रज्वलन ताप कहते हैं। तो सोडियम जो होता है ना वो कम से कम ताप पे ही जलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जलने लगता है। तो बोलते हैं कि सोडियम धातु अत्यंत क्रियाशील एवं ज्वलनशील पदार्थ है। यह कमरे के ताप पर स्वतः जलने लगता है। इसे जलने से बचाने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन तेल ही एक ऐसा तेल है जिसमें सोडियम नहीं घुलता है या उसमें नहीं जल पाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम फीता को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम फीता को जब खुली हवा में छोड़ देते हैं, ठीक है, पहले तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, और इसको जब खुली हवा में छोड़ देंगे यानी ऑक्सीजन में, तो ये क्या कर रहा है, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको संतुलित करने के लिए इधर भी 2 लगा देंगे, हो गया संतुलित। ठीक है, तो बोलते हैं जब मैग्नीशियम को खुले हवा में छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक सफेद रंग का, ठीक है, ये जो ऑक्साइड बनता है सफेद रंग का बनता है। ठीक है, एक सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है जो इसे जलने में अवरोध उत्पन्न करता है। इसलिए मैग्नीशियम फीता को जलाने से पहले साफ कर लिया जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे के टुकड़े को डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे के टुकड़े को डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया में उसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो Fe था ना, इसी को लोहे का टुकड़ा बोलते हैं यानी फेरस। ठीक है, लोहे के टुकड़े का संकेत होता है Fe, इसको फेरस भी बोलते हैं, लोहा भी बोलते हैं। ठीक है, तो और कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको डुबा रहे हैं यानी CuSO4। तो जब लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो क्या होता है, फेरस जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद उसके जगह पे चला जाता है और फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी अगर इसका नाम बोले तो ये हो जाता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, और इसका नाम जो होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, जब लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट का कॉपर परमाणु लोहे के परमाणु से विस्थापित होकर फेरस सल्फेट बना लेता है, जिसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, जब लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट का कॉपर परमाणु लोहे के परमाणु से विस्थापित होकर फेरस सल्फेट बना लेता है, जिससे विलयन का रंग बदल जाता है। ये था फर्स्ट चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन थे वो। ठीक है, अगर इसमें से कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपको मैंने नहीं समझ में आया है, जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप क्या कीजिएगा, प्ले लिस्ट में इसका टॉपिक बाई टॉपिक, ठीक है, उसमें बताए हैं तो उस पर लिखा भी होगा, जितने भी है ना टॉपिक वो लिखे होंगे उस पर। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर ये सबको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से समझ सकते हैं। अगर वो वीडियो देख चुके हैं तो ये तो कोई मैंने पूछने वाली बातें नहीं है, क्योंकि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ और चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's